बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। बेसिकली मैं 3 टॉपिक्स को टच करने की कोशिश करूंगा इस पूरी की पूरी वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मौलाना हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के हवाले से, जो तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैं। क्या वो जिंदा हैं? और उनके हवाले से जो न्यूज बार बार सामने आ रही है कि वो कंधार में उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की है और वो कंधार में नजर आए हैं एक्टिवली लोगों से एंगेज करते हुए। इस न्यूज में कितनी सदाकत है और इस न्यूज की वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो आ रही है नंगरहार से कि वहाँ पर ISKP के बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 600 के करीब लोगों ने तालिबान के साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ISKP वालों ने अब सारी की सारी एक्टिविटीज खत्म कर दी हैं और ISKP और तालिबान के दरमियान बहुत बड़ा सुलह वाला मुआहदा तय पा गया है। इसमें कितनी सदाकत है और ये मुआहदा कितनी देर तक कायम रह सकता है। तीसरी चीज के पंजशीर वाले अब क्या करेंगे, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वाले मुमालिक क्या कर रहे हैं। और तुर्कमेनिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी अफगानिस्तान को विजिट किया है। सो जो ताजिक नस्ल है वो क्या करने की सोच रही है इस वक्त, इस सारी के सारे तीनों चीजों को डिस्कस कर लेते हैं अफगानिस्तान के हवाले से। सबसे पहले आते हैं मौलाना हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के हवाले से। ये एक कंफर्म न्यूज थी 2018 में कि मौलाना हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के पास यानी करीब वो मस्जिद में थे, जुम्मे की नमाज थी क्वेटा में, और वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था जहाँ पर ये बताया गया था कि उनकी शहादत हो गई है। और उसके बाद उन्होंने कभी इतनी ज्यादा अपीयरेंसेस नहीं दी थी। जितना मैं तालिबान को जानता हूँ कि वो इस तरह की न्यूज को काफी ज्यादा देर तक छुपाते हैं, लेकिन मुल्ला उमर की न्यूज छुपाने के बाद तालिबान में ये रियलाइजेशन थी कि हम इसके बाद कभी भी किसी लीडर की डेथ की न्यूज को छुपाएंगे नहीं। अब ये क्लियरिटी से कहना कि क्या वो जिंदा है नहीं है और वो कंधार में नजर आए, ये नामुमकिन सी बात है। लोग कह रहे थे कि वो जब अफगान गवर्नमेंट गिरी थी और तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया था काबुल का, तो वो कंधार की लाइब्रेरी में मौजूद थे। वो भी ज्यादा ऑथेंटिक न्यूज नहीं थी। अब ये बताया जा रहा है कि कंधार की सड़कों पर और कहीं पर जाकर उन्होंने देखा है। और फिर एक और न्यूज आई थी कि कंधार से ऊपर जो प्रोविंस था जहाँ पर मुल्ला उमर की कब्र थी, वहाँ पर वो गए थे। ये भी इतनी ऑथेंटिक नहीं थी। सो वक्फे से 3 से 4 न्यूजें आ रही हैं, लेकिन कोई क्लियर कट कंफर्मेशन नहीं हुई है इस वक्त तक कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जिंदा है या नहीं है। इस सारी की सारी न्यूज को कंफर्म होने में तकरीबन 2 से 3 महीने और ज्यादा लग जाएंगे। जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट मुकम्मल स्टेबल हो जाएगी, फिर वो खुद ब खुद बता देंगे कि हाँ मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जिंदा है या नहीं है। इस वक्त बड़ा इमेच्योर होगा कुछ भी कहना, पर मैं फिर भी अपने पुराने ओपिनियन से स्टिक करूंगा कि उनकी जिंदगी के हवाले से मुझे काफी ज्यादा शक है कि वो जिंदा नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से भी ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है। जुम्मे वाले दिन कुछ तालिबान ने और कुछ ISKP के बहुत बड़े लीडर्स ने, यूं समझ ले या ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स ने आपस में मिल बैठकर जुम्मे वाले दिन नंगरहार के करीब एक हाल में बैयत दे दी है तालिबान को कि हम आपके साथ हैं। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ISKP ने सरेंडर कर दिया है या यूं कह दे बैयत दे दी है तालिबान को कि आप हुकूमत चलाए, हम आपके साथ हैं। इससे जो मेजर थ्रेट था ना तालिबान की गवर्नमेंट को, जो कोई न्यूट्रलाइज कर सकता था, जो कुछ कर सकता था तालिबान को डैमेज, वो हट गया है। अब जो ISKP यहाँ की थी ना, उसके ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेंसेस नहीं थे और उसके पास कुछ सपोर्ट या पावर बेस या कोई आइडियोलॉजिकल बेस यहाँ पर नहीं था अफगानिस्तान के अंदर। क्योंकि हम सबको पता है कि अलकायदा के भी कुछ धड़े तालिबान के साथ अभी भी कांटेक्ट में है और तमाम तर राइट विंग जितने भी पार्टीज हैं या जो समझ ले आप मजहबी रुझानियत रखने वाली पार्टीज है, वो सारे के सारे तालिबान के साथ कांटेक्ट में है। सो ISKP के पास कुछ इतना सॉलिड ग्राउंड नहीं था कि जिसपे वो जस्टिफाई कर सके कि वो तालिबान से लड़ क्यों रहे। अब जो ISKP वहां पर इराक में लड़ रही है, उसके पास एक सॉलिड ग्राउंड है कि वो इसलिए लड़ रही थी क्योंकि उनके यहाँ से शिया कम्युनिटी थी और शिया और सुन्नी फसादात की वजह से वो वहां पर लड़ रही थी। सो वहां पर एक नेचुरली एथनिक टसल थी जिसकी वजह से वहां पर लड़ाई बढ़ सकती थी और वहां पर ISKP को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी रियलिटी नहीं थी क्योंकि तालिबान भी खुद सुन्नी है मेजोरिटी। सो यहाँ पर इतनी बड़ी टसल वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती थी ISKP क्योंकि उसके पास कोई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड भी नहीं था इस पूरी की पूरी मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए। और दूसरा, जो तालिबान ने सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था नंगरहार में, उस ऑपरेशन के भी इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो गए थे और काफी ज्यादा लीडरशिप को डैमेज हुआ था ISKP को। अब ये कहना कि ISKP आगे चलकर कोई अटैक करेगी नहीं करेगी, ये बड़ा मुश्किल है। और कितना परसेंटेज ऑफ ISKP डैमेज हुआ है, क्योंकि मैंने जो तस्वीर देखी है और जो मुआहदा देखा है, तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों ने दिया है। अब ये 600 से ज्यादा लोग अगर तालिबान को थोड़ी बहुत भी इंटेलिजेंस शेयरिंग करें तो बकाया जितने भी लोग हैं वो तो आराम से पकड़ लिए जाएंगे। उसके बाद उनकी इंटेलिजेंस से दूसरे लोग पकड़ लिए जाएंगे। सो ISKP का जितना बड़ा मैस बना हुआ था ना, वो धीरे धीरे बस 2-3 महीनों के अंदर ये सारा का सारा सफाया हो जाएगा। इससे तालिबान की गवर्नमेंट को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि उनको जो रेजिस्टेंस दे सकता था, जो उनके खिलाफ लड़ सकता था, उन्होंने ये हथियार डाल
डाल दिए, मतलब तालिबान की गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और बहुत ज्यादा मिल गई है। इसी से आते हैं हम अपने तीसरे तरफ, जो है ताजिक की नस्ल से रिलेटेड और ताजिकिस्तान के लोगों के हवाले से जो पंशीरी हैं आपके, वो क्या करने की सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम 2-3 महीने गायब रहेंगे, उसके बाद एक मेजर ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। इस वक्त तक 1 महीना और दूसरा महीना भी पूरा होने वाला है, वो कोई इतना बड़ा मेजर ऑफेंसिव लॉन्च करने की पोजीशन में नहीं है। ना उनके पास सप्लाईज है, ना उनके पास बंदे हैं, ना ही वो कोई इसी तरह की अच्छी लेवल की गोरिल्ला वारफेयर भी रेज कर पाए। अब आईएसकेपी के सरेंडर के बाद उनके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। अब 2-3 दिन पहले तुर्कमेनिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी अफगानिस्तान का विजिट किया है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी विजिट किया है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी विजिट किया है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी आ चुके हैं वहां पर। सो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस जो है ना तालिबान रिजीम की, वो बढ़ती जा रही है, और जिसे जैसे अफगानिस्तान की रिजीम की एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी, वो यूएन में चले जाएंगे, उसके बाद ये ताजिक वगैरह के सारे मसले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। सो ये जो पंशीरी रेजिस्टेंस था ये था, और दूसरे उज़्बेक रेजिस्टेंस, अब ये सारे के सारे फ्रंट नाकाम हो चुके हैं। अब हकीकतन में असल इम्तिहान तालिबान गवर्नमेंट का शुरू होता है अब, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट का कोई मुखालिफ नहीं बचा हुआ है। उसके बाद इंटरनेशनल पाबंदियां भी धीरे धीरे उनसे हटाई जा रही हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिल रही है। कोई भी डोमेस्टिक ऐसा बंदा नहीं बचा जो तालिबान के मुखालिफत कर रहा हो ग्रास रूट लेवल पर। आईएसकेपी भी खत्म, ताजिकिस्तान भी खत्म, उज़्बेक फ्रंट भी खत्म, एलएटीसी भी फ्रंट खत्म, और पाकिस्तान और ईरानियंस भी इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं वहां पर। सो अब जो तालिबान के पास है ना एक फुल पावरफुल मेजोरिटी वाली एक गवर्नमेंट बन चुकी है उनके पास। अब इनको अफगानिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल करने हैं। सबसे पहला मसला तो अमन और अमान का, वो हल कर चुके हैं। दूसरा मसला है क्रिमिनल एक्टिविटीज का, वो भी तालिबान के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो तो 2-3 दिनों में ही हल कर देंगे। अब जो मेजर मसला जो तालिबान के सामने है ना, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि गुर्बत बहुत ज्यादा है। मैंने एक तस्वीर देखी थी कंधार ब्लास्ट के बाद, कि एक बाप अपने बेटे की लाश को कंधे पे उठाकर लेकर जा रहा था। उस तस्वीर ने बड़ा मुझे मायूस किया, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हो, आपके पास रिसोर्सेज नहीं हो, ये एक्सक्यूजेस हो सकते हैं कि आपके पास दवाइयां नहीं है, लेकिन जब एक बाप अपने बेटे की लाश कंधों पर लेकर जाकर दफनाए, तो इससे आपकी इनकॉम्पिटेंसी जाहिर होती है। इससे ये साबित होता है कि आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप एक बाप के बेटे की जनाजे को उठाकर उसके वुजू करवाकर उसको दफन करवाने में मदद करें। ये रियासत का काम होता है। क्या तालिबान ने ये रियासती काम सरंजाम दिया? ये नहीं दिया। अब तालिबान के ऊपर जितनी भी क्रिटिसिज्म होगी वो उनकी गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी। पहले ये एक्सक्यूजेस दिए जा सकते थे कि इनके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, ये है वो है, इंटरनेशनल पाबंदियां हैं, ये है वो है। अब नहीं दिया जा सकता। अब मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि तालिबान के अंदर कॉम्पिटेंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, वरना फिर ये वही इमरान खान वाली गवर्नमेंट की तरह बड़ी बड़ी छोड़िए और कुछ भी नहीं निकला आखिर में। जैसे इमरान खान पाकिस्तान में कहता था ना, $200 बिलियन ले आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और हम सब ने 3 सालों में देख लिया कि कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी तरह से जितने लोगों की तालिबान से एक्सपेक्टेशंस है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी हो जाए। अगर ये मतलब उस तरह की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट डिलीवर नहीं कर सकते अफगान लोगों के लिए, तो ये भी फिर बड़ी बड़ी बातें और कुछ हासिल नहीं किया। हकीकतन में हमारे इस्लामिक राइट विंग फोर्सेस का सबसे बड़ा मसला यही है कि उनके पास कोई बेहतरीन इकोनॉमिक मॉडल नहीं है जिससे वो अपने मुल्क को चला सके। जो इस्लामिक फलसफे को सबसे पीछे धकेलने वाली बात करते हैं ना, वो यही बात करते हैं कि आपके पास कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है जिससे आप अपने मुल्क को मैनेज कर सको, और आपकी यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी नहीं है, आप इकोनॉमिकली वीक है। अब तालिबान के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं। और मुझे जो न्यूज़ मिल रही है यहाँ से कि अलकायदा भी वापस लौट आई है यहाँ पर, और अलकायदा ने भी कह दिया है कि अब हम बड़े अटैक नहीं करेंगे, पर हम अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाएंगे, मतलब एक स्ट्रेटेजिक फोर्स बनाएंगे। और अगर अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक फोर्स बनता है तो वो हदीस याद रखिएगा कि जहाँ से काले झंडे निकलेंगे और जो एलिया में गाड़ दिए जाएंगे। एलिया का नाम था जेरूसलम। तो लगता है कि हम उस फेस में इंटर होते जा रहे हैं। बहरहाल वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ चीजें जो मैंने अफगानिस्तान की हदीस के हवाले से बात की, वो सारी की सारी चीजें मैंने अपना ओपिनियन दिया है। हो सकता है अल्लाह यही चाहता हो सकता है कुछ और। बहरहाल देखते हैं कि आगे अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।